हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके फिजिक्स की सबसे बड़ी महामैराथन। बिल्कुल सही आपने सुना, और मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सारे मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक्स होंगे विद सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, आपको इस तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ समझाऊंगा। एफ भी प्रोवाइड करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आज मैं आपको कंप्लीट बुक 1 का महामैराथन देने वाला हूं। मैंने खुद फिजिक्स के अंदर 94 नंबर स्कोर किया है, मैंने फिजिक्स के अंदर 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स किया है। तो आप आराम से स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा रिजल्ट्स, और आपको चिंता परेशानी नहीं करनी, क्योंकि अब मैं डिस्कस करने वाला हूं एक महामैराथन क्लास। ये आपकी रामबाण क्लास होने वाली है आपके लिए, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक का, मतलब बुक 1 के सारे टॉपिक का हम सर्वनाश करने वाले हैं क्लास के अंदर। तो अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया, तो क्लास को शेयर मारो, पहले अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि आपको फिजिक्स का जो डर है वो खत्म होने वाला है। मैं चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के सारे पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस जो सारे प्रीवियस ईयर में आते हैं और आपके 2026 बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, मैं सबको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूं। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर इस चीज को ध्यान से पढ़ लोगे तो क्लास के अंदर ये चीजें सारी याद भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो पहली बार के अंदर ही आपको क्लास के अंदर सब कुछ सिखा दूंगा, ये गारंटी देता हूं। पहला नंबर जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो हम सबको पता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। पहला नंबर टॉपिक क्या है? पहला नंबर टॉपिक ही हमारा है विद्युत आवेश क्या होता है। हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। विद्युत आवेश क्या होता है, ये आपको ट्रिकी नोट्स है, ये आपको ट्रिकी नोट्स इसको हम बोलते हैं। ये क्या है भैया, ये आपके ट्रिकी नोट्स हैं। ट्रिकी नोट्स का कंप्लीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रिकी नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। विद्युत आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, क्या होता है किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव कोई वस्तु उत्पन्न करती है या उसका अनुभव कराती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज इसको बोलते हैं। विद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। यानी कि पहला होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। याद रखना इस चीज को। आवेश की वास्तविक जांच जो है वो क्या होती है, आवेश की वास्तविक जांच विद्युत प्रतिकर्षण होती है, मतलब जब वो दूर दूर जाते हैं तो यही हमारे पास आवेश की वास्तविक जांच होती है। हम यहां से आवेश की जांच करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि जो प्लस प्लस क्यू होंगे वो दूर जाएंगे, माइनस माइनस दूर जाएंगे, प्लस माइनस पास पास आएंगे, मतलब समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विजातीय आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस चीज को याद रखना, मतलब जो माइनस प्लस होगा वो आपस में पास आएगा, और जो समान आवेश होगी से प्लस प्लस दूर जाएंगे, याद रखना। उसके बाद विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, तो पहला गुण क्या है कि आवेश का संरक्षण। जो आवेश है, जो विद्युत आवेश, इसको याद रखना, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो विद्युत आवेश है, आवेश का संरक्षण है, विद्युत आवेश का संरक्षण, पहला इसके गुण देखने वाले हम लोग बिल्कुल आराम से मजे से डिस्कस करेंगे। पहला इसका गुण क्या होगा, विद्युत आवेश का संरक्षण। तो आवेश को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं, इसका पहला गुण ये हो गया। इसमें क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय में आवेश जो होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। इस चीज को याद रखना, ये पहला गुण है आवेश का संरक्षण। आवेश का दूसरा गुण क्या होता है, आवेश का दूसरा गुण है आवेश का क्वांटमीकरण, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण माना जाता है आवेश का क्वांटमीकरण, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। यहां से न्यूमेरिकल क्या आता है, Q बराबर NE से न्यूमेरिकल आता है। आपको फॉर्मूला ये लिखा होगा Q बराबर NE, यहां से न्यूमेरिकल आता है कि किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश के इलेक्ट्रॉन को पूर्ण गुणज होता है, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, और आवेश के इस गुण को हम क्या बोलेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण बोलते हैं, आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो किसी वस्तु पर जो आवेश Q है उसका क्वांटाइजेशन क्या होगा, N × E होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, इसका मतलब है।
जहां n क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, कितनी भी हो सकती है। और e का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला क्या है, अगला हमारे पास है विद्युत आवेश की योज्यता। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी आवेश है उनको हम बिल्कुल आराम से बेसिकली जोड़ घटा सकते हैं। आवेश एक अदिश राशि है तो इनको हम आराम से जोड़ या घटा सकते हैं, ये बोला जा रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कूलॉम का नियम। भाई कूलॉम का नियम तो मैंने बार बार आपको कराया है, ऐसी कोई क्लास नहीं गई जब मैंने आपको कूलॉम का नियम ना कराया हो। तो कूलॉम्स का नियम क्या बोलता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां k का मतलब नियतांक आएगा, तो F इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। जहां k की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये होता है। इसको आपको भूलना नहीं है, मतलब k यहां पर एक नियतांक है। अगली डेफिनेशन हमारी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल अब हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बिल्कुल क्विकली रिवीजन करना है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का रिवीजन करेंगे, मजे से डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा इसके अंदर, बिल्कुल आराम से 1 सेकंड रुकना, हो गया ओके। तो अब हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि कोई एक आवेश अपने चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के द्वारा उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है उसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो क्या है कि किसी विद्युत आवेश जो अपने चारों ओर जिसमें वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करते हैं उसको हम विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, ये सारी चीजें अगर आपने रट डाली तो फिजिक्स के बुक 1 के 35 नंबर आपके जेब में होंगे, ये मान लो आप। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, ये आप याद रखना पड़ेगा। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हमारे पास क्या है, धन परीक्षण आवेश चलता है, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ होती है, वह काल्पनिक वक्र है जिस पर जो स्वतंत्र रूप से धन परीक्षण आवेश गति करता है, चलता है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बोलेंगे। तो इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट, इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन Q नॉट। मात्रक क्या होगा, मात्रक को देख लेते हैं। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट हो जाएगा। मात्रक लिखा भी ऐसा ही, मात्रक क्या लिखा है, न्यूटन प्रति कूलाम लिखा है। तो आप इसको भूल के भी इसको छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। अब क्या है, अब इसमें आपको देखना है कोई बिंदु आवेश आपके पास है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो क्या लिखोगे आप लोग, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यही होता है ना कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, कोई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगला नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्या है, अगला हमारे पास होगा, अगला वाला क्या है कि त्रिज्या के एक समान आवेशित धातु के वलय की अक्ष पर x दूरी से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। लेकिन आप इसको छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वाला क्या है, अगला वाला विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, ये मोस्ट आईएमपी है। सारे टॉपिक्स मैंने लिए हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के, वो टॉपिक्स लिए हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में साल दर साल रिपीट हो रहे हैं, केवल वही टॉपिक्स लिए गए हैं। तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, एग्जांपल हो गए इसके। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव में से कोई आवेश Q और उनके बीच की दूरी 2L, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल देंगे। ये बेसिक सा अंतर है, आप समझ चुके होंगे, ये आराम से समझो। तो P इक्वल्स टू क्या होगा, P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा। P बराबर Q इंटू 2L। मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q और द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बोलेंगे। तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है। आप समझ चुके होंगे, इजी क्वेश्चन है, सारे प्रश्न इजी हैं, सारे एग्जाम्स में आने के लायक क्वेश्चन है। दूसरा, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय
स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछ रहा है। उसके बाद निरक्षी स्थिति में भी पूछता है, तो दोनों के लिए तैयार रहना है। तो अच्छी में क्या होगा कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ये अच्छी स्थिति के लिए हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं निरक्षी स्थिति के लिए क्या होगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। यहां पर 2p नहीं होगा, यहां केवल और केवल p/r³ हो जाएगा। तो ये याद रखना है, इस चीज को आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए केवल रिवीजन कराया है चीजों का, अंतिम समय में केवल रिवीजन करके बोर्ड में जाओ, आपका एग्जाम आप फोड़ के आओगे, मैं गारंटी देता हूं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलेगा, अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक देख लो आप। थोड़ा इस टॉपिक को तो मैं जूम आउट कर दूं, आप इस टॉपिक को देख लो। इसमें क्या है, इसमें आपके पास है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये व्यंजक लिखने को आ सकता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपको भूलना नहीं है, इसको आपको तैयार रखना है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले प्रश्न जो मैं कराता जा रहा हूं उसको अपने नागिन की चील की निगाहें बनाकर याद कर लेना, एक एक चीज को दिमाग में फिट कर लेना है। क्योंकि आज मैं हर चीज नहीं कराने वाला हूं, आज केवल वही चीज होने वाली है जो एग्जाम में 100% गारंटी से आती है। तो इसमें क्या होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक क्या हो जाएगा। तो बल आघूर्ण का व्यंजक क्या हो जाएगा, तो टाउ इक्वल्स टू p इंटू ई होता है। तो टाउ इक्वल्स टू p इंटू ई या टाउ इक्वल्स टू p साइन थीटा, टाउ इक्वल्स टू p इंटू ई साइन थीटा। तो ये आप याद रखना, इसको भूलना कतई नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। अगला टॉपिक भाई, अगला टॉपिक क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गाउस थ्योरम, बिल्कुल अब हम आ चुके हैं गाउस की प्रमेय पर। भाई एक एक टॉपिक को पोस्टमार्टम करते हुए जा रहे हैं और हर टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे सफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। गाउस थ्योरम क्या बोलती है, इस पर चलते हैं। गाउस की प्रमेय, सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश को देख लेते हैं। देखो हर डेफिनेशन ली है, जो एग्जाम में आ सकती है हर ली है। अगर आपने इनका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताना, वरना आप इसको कॉपी पर भी नोट डाउन करना। मैं तो रेकमेंड करूंगा कॉपी पर लिखो, चीजें याद होगी आपको, उससे रिवीजन आपका बढ़ेगा। सिंपल वे में क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ए का परिमाण वक्र के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा के पृष्ठ के बहुमुखी अविलंब की दिशा में होता है। बस आपको बेसिक याद रखना है। घनकोण की परिभाषा क्या होती है, घनकोण की परिभाषा कि किसी गोली पृष्ठ के किसी भाग की परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया शंकु कोण को हम घनकोण कहते हैं। यानी कि यहां पर घनकोण जो होगा वो डेल्टा ओमेगा बराबर क्या होगा कि डेल्टा a/r² होता है। और इसका मात्रक, घनकोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, स्टेरेडियन होता है, याद रखना ठीक है। घनकोण की जो घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत फ्लक्स। हमने आपको बहुत बार कराया विद्युत फ्लक्स के बारे में, गाउस की थ्योरम भी बहुत बार कराई। तो विद्युत फ्लक्स में क्या लिखोगे आप कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि फाई ई इक्वल्स टू क्या होगा, ई डॉट ए या ई डॉट डी ए होता है, याद रखना। गाउस का नियम क्या होता है, गाउस की थ्योरम क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत, जो हमारे पास किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ में आवेश का 1/ε0 गुना होता है भाई। तो हमारे पास फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। गाउस का थ्योरम पता लगा, गाउस का नियम क्या होता है। इसके अनुप्रयोग भी एग्जाम में आते हैं। तो कौन कौन से अनुप्रयोग का व्यंजक आपको याद रखना है, ये आपको समझना होगा सबसे पहले। तो अनुप्रयोग में चलते हैं। अब हम चलते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग की तरफ। हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ देखेंगे। तो पहला नंबर हमारे पास होना है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या होता है, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2ε0 λ/r। ये हमारे पास होता है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सेकंड नंबर क्या है, ये व्यंजक आपको याद रखने हैं। सेकंड नंबर क्या है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल्स टू क्या होता है, σ/2ε0। तो क्या होता है, E बराबर σ/2ε0, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम ही रहेगा सभी में। उसके बाद तीसरा नंबर क्या होगा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर σ/ε0। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला चैप्टर हमारा होने वाला है विद्युत विभव एवं धारिता से। तो अब हम डिस्कस करेंगे विद्युत विभव के बारे में। एक एक टॉपिक मैंने चैप्टर 1 के जो भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं उनको बहुत जल्दी कवर अप किया, आपको समझाया सिखाया। अब हम सेकंड नंबर चैप्टर पर चलते हैं, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिल्कुल थकेंगे नहीं, बस एनर्जी से आगे तरफ बढ़ते जाएंगे। अगला चैप्टर क्या है हमारा, अगला चैप्टर अगला है विद्युत विभव क्या है।
तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत आवेश अनंत से उस बिंदु तक लाने में धन परिसर को ले जाने में किया गया जो कार्य है वो वैद्युत आवेश विभव V बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका V बराबर क्या है, V बराबर W/Q। मात्रक जूल प्रति कूलम, दूसरा मात्रक वोल्ट है। राशि कैसी है, अदिश राशि है, इसको भूलना कतई नहीं है। अगला वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर को देख लेते हैं भाई। वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक आवेश को दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हो, तो उस बिंदु को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसको बोलेंगे वैद्युत विभवांतर। तो VA है आपके पास माइनस VB इक्वल्स टू क्या होगा, WBA/Q0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि आपके पास विभवांतर का सूत्र है और इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, और ये भी आप समझ चुके होंगे, मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास समविभव प्रश्न आता है। समविभव प्रश्न क्या होता है, एग्जाम के लिए मोस्ट IMP टॉपिक में बता रहा हूं। समविभव प्रश्न क्या है, समविभव प्रश्न क्या है, समविभव प्रश्न विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा प्रश्न होता है जो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव मतलब जो नियत मान को बताता है। मतलब समविभव प्रश्न का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव प्रश्न कहलाता है। मतलब इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यह भी याद रखना। विभव प्रवणता क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, dV माइनस dr होता है। इसमें हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि विद्युत विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पूछा जाता है। तो E बराबर माइनस dV/dr, याद रखना E बराबर माइनस dV/dr, ये संबंध होता है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो भूलना बिल्कुल नहीं है। अगला इसको देख सकते हो आप कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, तो V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R वोल्ट होता है, इसको याद रखना है। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इसमें आपको एग्जाम में आता है कि अक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है और निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है। अक्षीय स्थिति में विभव जो होता है V बराबर 1/4πε0 P/R² होता है अच्छी स्थिति में, लेकिन निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अक्षीय में ये होता है और निरक्षीय में शून्य होता है, विभव का मान भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, द्विध्रुव के कारण यहां पर याद करना है। तो हमारे पास V बराबर 1/4πε0 P cos θ/r³ होता है, इसको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आवेशों के निकाय की रचना क्या करने में, आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में किया गया कार्य जो होता है, तो जो हमारे पास वो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो U बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। बस कूलम के नियम में R² होता है और ऑल्दो पूरा सेम रहता है, यहां बल होता है और यहां ऊर्जा है, केवल इतना ही अंतर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर कार्य क्या होगा, कार्य W बराबर P × V 1 - cos θ होता है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो कैसे निकालोगे, तो U बराबर क्या होगा -P × V cos θ होता है। ये सब आपको काम आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में आता है भाई। क्या होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण ला रहा है तो उसका गमन कैसे करेगा, तो वो परवलयाकार करेगा, सिंपल वे में याद रखना। उसके बाद विद्युत धारिता के बारे में देख लो, विद्युत धारिता के बारे में थोड़ा पढ़ लो। वैद्युत धारिता क्या है, वैद्युत धारिता के बारे में समझ लो। वैद्युत धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। वैद्युत धारिता का अर्थ होता है किसी चीज को धारण करने की क्षमता। तो क्या है, मुक्त आवेश धातुओं के परस्पर बाह्य संयोजी अपने परमाणुओं को अलग अलग होकर गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपस में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो धातु के अंदर गमन कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बद्ध इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर परमाणु आवेश हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अगर निकलेगा धनावेशित, आएगा तो ऋणावेशित हो जाएगा, वो धनायन बन जाता है। और जो अंतर परमाणविक बल के कारण धातु चालक में स्थायी रूप से बद्ध रहता है और इसे हम बोल रहे हैं बद्ध आवेश। मतलब ऐसा आवेश, कोई परमाणु है, परमाणु को जब हम आवेशित करते हैं
मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा या इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ना तो आता है ना तो लूज होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टैटिक है, वो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। उसके बाद वैद्युत धारिता क्या होगी कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उसे दिए गए आवेश Q, उसे दिए गए आवेश Q और Q के कारण विभव में परिवर्तन के अनुपात को, मतलब C बराबर Q अपॉन V होता है, मतलब किसी चालक में दिया गया आवेश व विभव के अनुपात को हम धारिता कहते हैं। इसको याद रखना है। धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है? तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। R का मतलब त्रिज्या है यहां पर। उसके बाद आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C या U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। ये वाला बहुत आता है, 1/2 CB स्क्वायर एग्जाम में मोस्ट IMP है। उसके बाद क्या है कि दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण उभयनिष्ठ विभव यदि दो विलगित चालक धारिताएं C1 और C2 हो, मतलब ये आपके पास किससे आ गया है? ये आपको इतना पोर्शन आपको बहुत ध्यान नहीं रखना है, ये आपको इतना ध्यान। इसके बाद संधारित्र टॉपिक पर हम आते हैं। संधारित्र टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संधारित्र क्या है कि संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसमें धारिता को, उसकी धारण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। उसको हम बोलेंगे संधारित्र या कैपेसिटर बोलते हैं उस चीज को। पंखे वगैरह में आप कैपेसिटर का यूज भी करते हैं, आपने देखा होगा कैपेसिटर को। उसके बाद अब ये देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये क्या होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को आप लोग देख लो एक बार। तो C बराबर क्या होगा? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। उसके बाद क्या है? प्लेटों के बीच अगर हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दें तब उनकी धारिता क्या हो जाएगी? तो उसकी धारिता क्या होगी? C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A होता है अपॉन क्या होता है? अपॉन D माइनस T होता है, प्लस होता है T बाई K होता है, इस तरीके से। तो ये आपको मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप इसको भी याद कर सकते हो और भूलनी तो बिल्कुल नहीं है भाई। ये दोनों IMP है, ये भी स्टार वाली है, ये भी स्टार वाली है। 5-5 नंबर की आती है डेरिवेशन, याद रखना इस चीज को बिल्कुल। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको याद रखना है गोली चालक की धारिता, मैंने बता दी है। गोली संधारित्र की धारिता, इसको याद रखना, फॉर्मूला आपके पास उस गोली संधारित्र की धारिता। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा न्यूमेरिकल, अगर आपको बनाना है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो क्या है, श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र जुड़े हैं तो उनकी धारिता आप कैसे निकालोगे? तो C बराबर क्या करोगे? C बराबर क्या होगा? C टोटल निकालोगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी क्रम में संधारित्र निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद आपके पास समांतर क्रम में अगर कोई संधारित्र जुड़ा है तो उसका तुल्य धारिता कैसे निकालोगे? तो C बराबर क्या करोगे? C1 C2 C3 इस तरीके से निकाल लोगे। श्रेणी क्रम में है तो इस तरीके से आपको बटे में करना पड़ेगा, और समांतर क्रम में है तो आपको बेसिक ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है? संधारित्र में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? तो U बराबर क्या होगा? U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। ये सिंपल यहीं से क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा नहीं आता है। उसके बाद क्या है? संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है? U बराबर 1/2 E एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। वन डे जनित्र क्या होता है? वन डे ग्राफ जो होता है इसका उपयोग मिलियन वोल्ट से उच्च विभव पर आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए वृद्धि में किया जाता है। तो आपको इसको परिभाषा बस याद रख सकते हो, इसका कार्य क्या है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, वन डे ग्राफ ऐसे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन वन डे ग्राफ से कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। अगला वैद्युत चालन। अब हम वैद्युत चालन पर आ चुके हैं, बिल्कुल पूरा चैप्टर देखेंगे, पूरा बिल्कुल मजे से डिस्कस करेंगे वैद्युत चालन क्या होता है। तो आवेश की गति को ही वैद्युत धारा कहते हैं, मतलब आवेश के प्रवाह, आवेश अगर बह रहा है तो आवेश की गति को ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। इसका परिमाण चालक के अनुप्रस्थ काट के आवेश प्रवाह की दर के बराबर होता है, मतलब I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होता है। मात्रक एम्पियर होता है। उसके अलावा धारा घनत्व क्या होता है? तो किसी चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में अविलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास कोई एक तार है, तार की मोटाई ये है, तार की मोटाई ये है, इस तार का क्षेत्रफल A है, इसके अंदर विद्युत धारा I बह रही है, तो मतलब क्या होगा कि I अपॉन A क्या होगा? धारा घनत्व हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना था। अगला क्या है? अगला आपके पास होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग व अपवाह वेग। तो विद्युत क्षेत्र के क्या लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। तो VD के व्यक्त, इसको VD से व्यक्त करते हैं। VD बराबर अनुगमन वेग क्या होगा कि VD बराबर I अपॉन N इंटू E, या फिर आप कर सकते हो, आपके पास ये है VD बराबर NEA इंटू VD। तो I बराबर NEA VD। क्वेश्चन ये भी आएगा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध लिखिए, तो क्या लिखोगे? I बराबर NEA VD। I का मतलब धारा, E का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर आवेश, A का मतलब
प्लेटों का जो चालक का क्षेत्रफल, BD का मतलब अनुगमन वेग, इस तरीके से याद रखना है। अब आएगा टॉपिक हमारा गतिशीलता। गतिशीलता को देख लेते हैं। गतिशीलता म्यू होती है। म्यू बराबर क्या होता है, VD अपॉन ए, मतलब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को बोलेंगे गतिशीलता। मतलब क्या है कि आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग VD वह लगाए गए विद्युत क्षेत्र E का अनुपात जो होता है उसको गतिशीलता कहते हैं। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू बराबर VD अपॉन E होता है। मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड इसका मात्रक होता है। ओम का नियम क्या है, आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे तापमान, भौतिक अवस्था जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब V समानुपाती I, तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो R का नियतांक आएगा। मात्रक क्या होगा, R क्या है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसीलिए आपको ओम आया यहां पर। वैद्युत प्रतिरोध आ गया। अब आपको वैद्युत प्रतिरोध के बारे में लिखना होगा। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक में धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को क्या बोलेंगे, वैद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। मात्रक इसका ओम होता है। आपको ओम मात्रक इसका याद रखना है। प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन याद रखना है, इसको याद रखना है। प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन कभी कभी व्यंजक लिखने को आता है, तो RT बराबर क्या होगा, R0 1 प्लस अल्फा T होता है, याद रखना। और यहां पर जो अल्फा है इसका मतलब होता है ताप गुणांक होता है, सिंपल वे में। अगला विशिष्ट प्रतिरोध या इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर RA अपॉन L होता है। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और धारा घनत्व J हो, उसके अनुपात को हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको बोलेंगे रो बराबर RA अपॉन L होता है। R क्या है, प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है, L लंबाई है, मात्रा ओम इंटू मीटर होता है, इसका मात्रक याद रखना। विशिष्ट चालकता क्या होती है इसको देख लो। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम बोलेंगे विशिष्ट चालकता बोलेंगे। सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो होता है और सिग्मा बराबर L अपॉन R इंटू ए, ये भी आप याद रखना। मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। इस चीज को बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। वैद्युत शक्ति देख लो, वैद्युत शक्ति क्या है, तो वैद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, W अपॉन T, या P बराबर I स्क्वायर इंटू R, या P बराबर V इंटू I, या P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ये आपको याद रखना है। इसका मात्रक वाट होता है। अब हम देखेंगे थोड़ा सेल के बारे में। सेल के बारे में देख लो। सेल, तो सेल एक ऐसी युक्ति है। सेल क्या है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसको हम बोलेंगे सेल। ये सेल होता है, ये सेल होता है। आप जानते होंगे सेल के बारे में। तो सेल क्या है, सेल एक ऐसा डिवाइस है, युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है भैया, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और तब परिपथ में स्थायी धारा के प्रवाह को बनाए रखता है, सेल कहलाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल, कि ऐसे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लेग्लांसी सेल, डैनियल सेल हो गया। मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर डैनियल सेल के बारे में पढ़ाया भी है, तो वही डैनियल सेल के बारे में यहां बोला जा रहा है। द्वितीयक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल को देख लो। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, मतलब ऐसे सेल जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, चार्जेबल सेल्स होते हैं द्वितीयक सेल्स। ऐसे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सीसा संचायक सेल और क्षारीय सेल हो गए। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो एक कुलाम आवेश को सेल संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए दी गई उसको ऊर्जा, उसका क्या होती है, उसका विद्युत वाहक बल होती है। तो E बराबर क्या होगा, E बराबर W अपॉन Q इसका फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है या जूल प्रति कुलाम होता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, इसको देख लो। सेल का टर्मिनल विभवांतर, तो एक कुलाम आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बाहरी परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर बोलेंगे। इसका भी मात्रक जूल प्रति कुलाम होता है। V बराबर W अपॉन Q ये भी होता है, सिंपल वे में। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये आप समझो, ये अच्छा टॉपिक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इससे क्वेश्चन आता भी है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसको देखो, समझो क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है कि जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है, अर्थात जब सेल बंद परिपथ में हो, तो सेल अपघट्य द्वारा सेल के अंदर भी कुछ देखो, बाहरी प्रतिरोध का मतलब सेल के बाहर जो विद्युत धारा का प्रवाह रोकेगा, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट प्रतिरोध करता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ रुकावट उत्पन्न होगी ना, जो सेल के अंदर विद्युत धारा को रोकेगा, उसको बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। होने वाली धारा को विरोध करता है और भौतिक राशि के सेल को आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। इसको R से व्यक्त किया जाता है भाई। और क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेल के विद्युत वाहक बल,
टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है। तो आई बराबर क्या संबंध होता है, आई बराबर देखो इसमें संबंध क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये संबंध होता है। तो आई बराबर क्या है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही संबंध होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो सेल धारा से लेते समय विभवांतर जो होगा वो बी बराबर ई माइनस आई इंटू आर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध से ये फॉर्मूला भी याद रखना। वैद्युत सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसको भी देख लेना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप पढ़ लेना जब आपको टाइम मिले। अब देखने वाले हैं किरचॉफ के नियम को, किरचॉफ भाई साहब के लॉ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम मान सकते हो, ये आपके बोर्ड में आएगा, मतलब आएगा। किरचॉफ का नियम क्या है, तो क्या है, किसी परिपथ में संधि में प्रवेश करने वाली वैद्युत धाराओं को किसी संधि या बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। कितनी भी धाराएं अगर यहां पर आ रही हैं तो इस संधि पर मिलने वाली धाराओं का अगर हम बीजगणितीय योग निकालेंगे तो वो सदैव जीरो होता है, याद रखना सिंपल वे में। तो देखो I1 I2 I3 माइनस I4 I5 बराबर जीरो हो जाएगा। सिग्मा आई बराबर जीरो, मतलब टोटल आई जो होगा वो जीरो ही होगा। दूसरा क्या है कि किसी बंद पास या लूप का नियम क्या होता है, तो किसी बंद पास या लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धाराओं के संगत प्रतिरोधों का गुणनफल जो है उस बीजगणितीय योग व उस पास लूप में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत भागबल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप अगर चाहो तो छोटा सा डायग्राम बना देना जो मैंने आपको सिखाया भी है। सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा इंटू ई, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सिग्मा आई मतलब जो समस्त धारा है इंटू उसका गुणनफल प्रतिरोध है वो इसके समस्त बीजगणितीय विद्युत भागबल के बराबर होता है। व्हीटस्टोन सेतु, आपको व्हीटस्टोन सेतु का चित्र भी यहां पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें 4 प्रतिरोध लगे हैं, पी क्यू आर एस, 4 प्रतिरोध भी लगे हुए हैं। केवल यहां पर की दी गई है आपको। तो अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किसी परिपथ में 4 प्रतिरोधों उपयोग करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए विशेष प्रकार का परिपथ ज्ञात किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसका जो आप फॉर्मूला याद रखेंगे वो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस रखेंगे। क्या फॉर्मूला है, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसके चित्र को अपनी निगाहों में बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दिमाग में ले लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वह गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। उसके मतलब क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें क्या है, हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व को। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र देखो, इसमें क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चुंबक के चारों ओर निश्चित क्षेत्र में उसके चुंबकीय प्रभाव अथवा बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। मतलब चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव, उसको ही तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल है। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही अवयव का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, वो डेल्टा बी या डीबी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायो-सैवर्ट्स का लॉ होता है। उसके बाद क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता और क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध क्या होता है, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर होता है। सी का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल, याद रखना सी का मतलब प्रकाश की चाल है। रिजु रेखीय धारावाही चालक तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अपॉन साइन थीटा 1 प्लस साइन फाई 2, उसके बाद है फाई 1 फाई 2 हो जाएगा। उसके बाद अनंत लंबाई के रिजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी होता है, सिंपल वे में। उसके बाद आप इन सबको देख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन 2a होता है। एम्पियर का परिपथी नियम, हमने बायो-सैवर्ट का नियम देख लिया, फैराडे का नियम भी आप कर लेना। फैराडे का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, सभी मैंने कराए हैं वन शॉट के थ्रू, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। परिपथ का नियम क्या होता है, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन जो होगा उस पथ द्वारा गिली नेट धारा का म्यू इंटू एप्सिलॉन म्यू नॉट इंटू आई गुना होता है। तो क्या होगा, ये आपको बता दिया मैंने, क्या होगा कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल नेट द्वारा घिरी कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई होता है, सिंपल वे में। आपने देखा धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, फॉर्मूला ये है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
नेक्स्ट अगला अगला क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो ये तो क्वेश्चन आता ही आता भाई कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश एक बल का अनुभव करता है और जिसका सर्वप्रथम अनुभव लॉरेंज ने किया था, तो इसको इसलिए इसको हमने लॉरेंज बल बोल दिया। लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि F बराबर QBB sin थीटा, F बराबर QBB sin थीटा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल, तो चालक पर अगर बल लगेगा तो क्या होगा, F बराबर BIL sin थीटा, F बराबर BIL sin थीटा। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, भाई मोस्ट आईएमपी टॉपिक, ये सारे मैं जो बता रहा हूं सारे मोस्ट आईएमपी है। F बराबर μ0/4 पाई 2I1I2 अपॉन 2I1I2 अपॉन डी, ये R हो जाएगा, इंटू L हम भी कर देंगे, L भी कर देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति कैसी होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान आवेशित जो कण होता है वो वृत्ताकार गति करता है, वृत्ताकार गति करता है। आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति हमारे पास 1/T हो जाती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेशित कण किसी कोण पर लंबवत को छोड़कर गति करता है तो उसका पर्त जो होता है वो सर्पिलाकार हो जाता है, याद रखना। ये आपके पास हो गया। उसके बाद अब हमारा आता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव व धारामापी। देखो हमने अभी तक क्या देखा था, हमने अभी तक गतिमान आवेश और चुंबकत्व देखा, और जो चुंबकत्व और द्रव है बहुत छोटा चैप्टर है और उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको इसकी परिभाषाएं सब कुछ इसके अंदर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर लगने वाला बलागुण, तो टाउ बराबर IAB sin थीटा होता है, तो टाउ बराबर IAB sin थीटा। अगर यहां फेरे होंगे तो फेरों में यहां पर n का गुणा कर देंगे, तो टाउ बराबर n IAB sin थीटा हम कर देंगे। चल कुंडली धारामापी देख लेते हैं। चल कुंडली धारामापी क्या होता है, तो धारामापी का प्रयोग परिपथ में प्रवाहित धारा के संसूचन और लघु धारा के मापन में किया जाता है। उसके बाद एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण जो लगता है वो टाउ बराबर NIAB sin थीटा कार्य करता है। तो कुंडली के घूर्णन पर उससे जुड़ी कमानी से एक प्रत्यायन बल युग्म कार्य करता है, उसका आघूर्ण कार्य करता है। तो कुंडली में साम्यावस्था का क्या हो जाएगी, तो वहां पर ये आपको साम्यावस्था का फॉर्मूला दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि यहां पर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है आपके पास गतिमान आवेश और चुंबकत्व से, ये परिभाषाएं आपको उसी चैप्टर से हैं। चुंबकशीलता क्या है, तो चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण व चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम बोलेंगे चुंबकीय चुंबकशीलता, तो म्यू बराबर B/H होता है। उसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, तो चुंबक क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता I व उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को मैं क्या बोलूंगा, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलूंगा। इसको हम x या काई के थ्रू डिनोट करते हैं, तो x बराबर या काई बराबर I/H हो जाता है, याद रखना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोना, चांदी, हीरा हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में नहीं जाते भैया, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आते हैं, तो उनको हम बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे कि आप एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित होते हैं तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। उसके बाद क्या है, धारणशीलता। धारणशीलता का मतलब क्या है कि चुंबक क्षेत्र हटा लेने पर पदार्थ में अवशेष चुंबकत्व जो होता है पदार्थ की धारणशीलता होती है। मतलब अगर हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, उसके बाद उसको चुंबकीय क्षेत्र से निकाल ले रहे हैं, जो उसने चुंबक का गुण अपने अंदर ग्रहण किया उसको ही उसकी धारणशीलता बोलेंगे। उसके बाद निग्राहिता क्या होती है कि वह उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र जो पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त कर दे, पदार्थ की निग्राहिता कहलाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा हम देखेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर को। पहला टॉपिक इसमें क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा चुंबकीय फ्लक्स। तो क्या होगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। इसको फाई बी से डिनोट करते हैं, तो फाई बी बराबर क्या होगा, B.A या BA cos थीटा हो जाता है। इसको याद रखना है, मात्रक इसका वेबर होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा कि किसी कुंडली में, तो क्या होगा, जब किसी कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है।
तो कुंडली बंद हो जाती है, तो उसमें यदि कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। लेंज का नियम क्या भाई? लेंज का नियम एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा भाई, अगर जो क्लास को लेके ही जाएगा, मान लो उसके फिजिक्स में उसका बेड़ा पार हो जाएगा, इसी क्लास से बेड़ा पार हो जाएगा। और 1 मिनट भी आपका बिल्कुल मैंने बातें नहीं की, 1 मिनट भी मैंने बिल्कुल आपसे बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं किया। अंतिम समय में इस तरीके से ही पढ़ाई जहां हो वहीं पर करो, जो आपको कम समय में अच्छी तैयारी कराए, आपको बेस्ट ऑफ लक मिलेगा वहां से। तो क्या है, किसी चुंबकीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित धारा जो होती है, उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, वो हमेशा उस चीज का, उस कारण का विरोध करती है। अगला, लेंज का नियम जो होगा, लेंज का नियम जो होगा वो ऊर्जा के संरक्षण पर होगा, किसके? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, इसको भूलना नहीं है। फेराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम देख लो, तो फेराडे के दो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि जब किसी परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सिंपल वे में बात की उन्होंने, तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या है कि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हो उस समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो ई बराबर -d∅/dt, सिंपल फॉर्मूला है, मैंने बहुत बार आपको कराया है। उसके बाद ये देख लो कि यदि L लंबाई की चालक छड़ हो तो B की दिशा में थीटा कोण बनाए, तो V वेग से गतिमान हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? E बराबर VBL sin थीटा होगा। अगर विद्युत वाहक बल बोल दे, आपको वेग दे, चुंबकीय क्षेत्र दे, लंबाई दे, कोण दे, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर। आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी केंद्र को एक दूसरे के लंबवत रखें और उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, उंगली जो होगी वो चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। स्वप्रेरण क्या होता है? देखो, स्वप्रेरण क्या होता है, तो किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स, मतलब मेरी अगर कुंडली है, मेरे में अगर धारा बह रही है तो मेरे अंदर प्रेरित धारा बन जाएगी, और इसको ही हम बोलेंगे स्वप्रेरण की घटना बोलेंगे इस चीज को, तो इसको ही हम स्वप्रेरण बोलते हैं। तो क्या होगा? ई बराबर, अगर हम विद्युत वाहक बल निकालना है तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा, एल बराबर कर दो। एल बराबर क्या होगा? एल बराबर मैं आपको बता दूंगा, एल बराबर क्या होगा? एल इक्वल टू क्या होगा? एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर -E इंटू डेल्टा टी अपॉन क्या होगा? इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई इंटू डेल्टा आई हो जाता है। ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। इसका अगर आप गणितीय रूप अगर देखने चाहेंगे स्वप्रेरण गुणांक का, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड धारा के साथ उत्पन्न होती है। ये फॉर्मूला आप देख ले लो और इसके साथ पूरा आप देख लो, ये भी आप देख लो भाई, क्योंकि एग्जाम में आने के चांस होते हैं। अब आता है प्रेरकत्व का संयोजन। देखो, प्रेरकत्व का संयोजन पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन। तो पहला प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेगा? जैसे L है तो L को हम जोड़ेंगे L1 प्लस L2, 2 दिए जाएंगे आपको, तो L1 प्लस L2 आप जोड़ देंगे सिंपल वे में। समांतर क्रम में अगर आपको दे दिए जाएंगे तो L टोटल निकालने के लिए 1/L1 प्लस 1/L2 करके जोड़ेंगे इस तरीके से। अन्योन्य प्रेरण क्या होगा आपके पास? अन्योन्य प्रेरण क्या होगा? तो किसी कुंडली में परिवर्ती धारा के समीपस्थ कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, मतलब दूसरे के कारण अगर इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो ये अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। एग्जांपल के लिए ट्रांसफार्मर हो गया। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है? ये आपकी परिभाषा होगी कि द्वितीय कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। M इक्वल्स टू -E2 अपॉन क्या होगा? ID1 क्या होगा? डेल आई वन, आप सिंपल कर सकते हो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई कर सकते हो। ये आपको बता दूं किस तरीके से करना है। ये क्या है कि M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर हो जाएगा -E2 इंटू क्या होगा? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। ये फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बाटहीन धारा, बाटहीन धारा क्या होती है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध ना हो तो केवल प्रेरकत्व हो, संधारित्र हो, तो परिपथ में बिना शक्ति क्षय के प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती रहेगी, तो इसको ही हम बोलेंगे बाटहीन धारा। सिंपल। चौक कुंडली क्या है? तो चौक कुंडली तांबे के पृथकस्थ मोटे तारों को पटलित लौह कोट पर लपेट कर बनाई जाती है। ये एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद श्रेणी अनुनादी परपथ।
श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या आएगा कि वह एलसीआर परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुनादी आवृत्ति। मतलब एक्सएल बराबर एक्सी, प्रेरक प्रतिघात धारकी प्रतिघात बराबर हो तो हमारे पास एक्सएल बराबर एक्सी मतलब ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा, जहां पर जो आवृत्ति है वो एफ होती है, एफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2π√LC होता है। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर लास्ट है, लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो मैंने आपको बहुत क्विकली, इतनी जल्दी कोई नहीं कराएगा, मैंने आपको क्विकली इतना रिवीजन कराया, पूरे 7 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए।